बेनकाब किस्त नंबर 51। उम्मीद की एक किरण सिर्फ इस बात से पैदा होती है कि सिन्हा के अपने खानदान से इस तरह के मरासिम नहीं थे जिस तरह के होने चाहिए थे। मैंने गुप्ता को मुखातिब करते हुए कहा और वो मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक सिन्हा गुज़श्ता 6 बरसों से अपनी बीवी और बच्चों से अलहदा रह रहा था। इसकी बीवी कॉलेज में पढ़ाती है और इसी से इनकी गुजर औकात हो रही है। मैंने गुप्ता के सामने सूरत हाल पेश की तो इसकी आंखों में कई दिए एक सा जल उठे। सिकंदर साहिब, बड्डी मेरा सबसे लाडला बेटा है, इसने अजीब से लहजे में कहा, जिसमें बेक वक्त शफकत भी है और दर्द भी था। एक बार वो इस चक्कर से निकल आए तो मैं इसे बाहर भेज दूंगा, ना वो यहाँ रहेगा और ना इस तरह के धंधों में खराब होगा। मैं इससे कहना चाहता था कि अगर कोई शख्स गलत राह पर चलने की ठान ही ले तो इसके लिए मशरिक और मगरिब का फर्क कोई हैसियत नहीं रखता। मगर ऐन इसी लम्हा फोन की घंटी बज गई। सर, मिस्टर एडवानी की कॉल है। और मैंने सुनते ही एडवानी को इशारा किया कि इसका फ़ोन है। हाँ, कौन? इसने रिसीवर अपने कानों पर रखकर कहा। हाँ, राजा प्रसाद बोलो। एडवानी ने फ़ोन करने वाले का नाम लिया तो मेरे ज़हन में ख्याल पैदा हुआ जैसे मैं ये नाम पहले भी कहीं सुन चुका हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसने बहुत ज़ोर से कहा था। अच्छा, तुम इस वक्त कहाँ से बात कर रहे हो? इसने फ़ोन करने वाले से दरियाफ्त किया। ठीक है, वही रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं फौरी तौर पर आ रहा हूँ। और फिर चंद एक बातें करके इसने फ़ोन रख दिया। बड़ी ज़्यादती होगी सिकंदर साहिब, इसने मुझे मुखातिब किया। क्या हुआ? मैंने अनजान बनते हुए कहा, हालांकि मैं समझ गया था कि इसे फ़ोन पर अरुण प्रसाद की जमानत की खबर दी गई है। हुकूमत आए अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे हैं और कांति साहिब मुजरिमों की जमानत करवाते फिर रहे हैं। इसने बराह रास्त कांति पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा। अच्छा, किसकी जमानत करा दी? मैंने इसके चेहरे पर बिखरे तासुरात देखकर दिल में खुश होते हुए कहा, अरुण प्रसाद नामी एक शख्स है। एडवानी ने अफसोस और गुस्से के मिले तासुरात के साथ कहा, बिहार से आया हुआ है और वहाँ इस पर अपनी फैक्ट्री के मजदूर यूनियन के सदर को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम है। एडवानी कम अज़ कम इस मामले में मुझसे ज़्यादा जानता था। मगर आपकी दिलचस्पी इसमें इतनी क्यों है? मैंने इसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा और मजीद ये कि कांति इसकी जमानत कैसे करवा सकता है? ये तो अदालत का मामला है और कांति के अदालत पर क्या जोर? मेरे ये के बाद दीगरे सवालात ने एडवानी को मजीद चिरागपा कर दिया था। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कांति को इन मामलात में हाथ नहीं डालना चाहिए, इसने गुस्से से खोलते हुए कहा। राजा प्रसाद इस अरुण प्रसाद का दामाद है और बिहार कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है। अब अगर अरुण प्रसाद की जमानत हो गई तो हमारे ताल्लुकात कम्युनिस्ट पार्टी से खराब भी हो सकते हैं। एडवानी एक आलिम जुनून में इस तरह बक रहा था कि इसके जुमलों का आपस में कोई तसलसल नहीं था और मैं जो राजा प्रसाद के नाम पर पहले ही चौंका था, अब एडवानी की कम्युनिस्ट पार्टी का हवाला देने पर मुझे अच्छी तरह याद आ गया कि वो किस राजा प्रसाद की बात कर रहा है। अच्छा, मुझे तो अब इजाज़त दें, मैं देखता हूँ कि वहाँ क्या हुआ है और कांति साहिब ने क्या गुल खिलाया है। एडवानी का गुस्सा अपने अरूज पर था और वो अपनी आदत के मुताबिक गुस्से में थूक उड़ा रहा था। वो हमसे हाथ मिलाए बगैर मजीद कुछ कहे चला गया। गुप्ता ने पहली बार इस मामले में जुबान खोली। आप कुछ समझे सिकंदर साहिब? मैं तो कुछ भी नहीं समझ सका हूँ। ये क्या कह रहा था? आप इसलिए नहीं समझ सके कि आप इस पूरे बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गुप्ता का रवैया मेरे साथ बहुत सही हो चुका था और मुझे मुसलसल सिकंदर साहिब कहकर मुखातिब कर रहा था, जबकि इससे पहले इसने मुझे भी एडवानी की तरह का कोई खुशामदी समझकर सिर्फ सिकंदर कहकर मुखातिब किया था। जो बात एडवानी साहिब को नवागवार गुजरी है वो ये नहीं है कि अरुण प्रसाद की जमानत हो गई है, बल्कि असल बात यह है कि एडवानी साहिब इसे राजा प्रसाद की ईमा पर गिरफ्तार करवाना चाहते थे और हमारी इतलात के मुताबिक इस सिलसिले में उन्होंने राजा प्रसाद से 5 लाख रुपए भी लिए हैं। मैंने एडवानी के खिलाफ जहर उगलने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अब कुछ मामला समझ में आता है, गुप्ता ने मेरी मुस्कुराहट में शेयर करते हुए कहा। अरुण प्रसाद कांति का दोस्त है और बहुत मुमकिन है कि इसने कोई मदद की हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इतना बेवकूफ़ है कि बराह रास्त अदालती मामलात में इस तरह मुलविस होगा। मैंने कांति की हमायत करते हुए कहा। अरुण प्रसाद को तो मैं भी जानता हूँ, गुप्ता ने मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और मेरा तो ये ख्याल है कि इनका ख़ानदानी मामला है। गुप्ता ने वही बात कही थी जो बज़ाहिर नजर आती थी। गुप्ता की इस फिक्रे के बाद मैं मुहतात रवैया अपनाने पर मजबूर था और मैं फ़ौरन ही मुहतात हो गया था। मेरा ख्याल है काफ़ी का एक और दौर हो जाए, और गुप्ता ने फौरी तौर पर इस बात में सर हिला दिया। दोपहर के खाने पर आने का वादा करके मैं 5 बजे से पहले अरुण प्रसाद के पास होटल न पहुंच सका था। गज़ब किया, तेरे वादे पर एतबार किया। मेरे कमरे में दाखिल होते ही किरण की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। यह अलग बात है कि मैं सिर्फ 1 घंटा छुट्टी लेकर हाजिर हो सका हूँ। मैंने इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था, ये तो बड़ी ज़्यादती है सिकंदर भाई, हम यहाँ जश्न की तैयारियां किए बैठे हैं और आपकी मसरूफियत ख़त्म नहीं हो रही। अरुण प्रसाद ने शिकवा करते हुए कहा। मगर इससे पहले कि मैं इसे कोई जवाब देता, किरण ने दरमियान में दखल दे दिया था। क्या तय हुआ सिन्हा केस में?
اس کی معلومات مکمل تھی اور وہ اس بات سے پوری طرح واقف تھی کہ وہاں کس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ تم اگر سنو گے تو حیرت زدہ رہ جاؤ گی، میں نے تفصیلات بیان کرنے سے پہلے کہا۔ تو پھر کیجئے حیران، اس نے اپنی مسکراہٹ کو مزید گہرا کرتے ہوئے کہا۔ سنہا کے 2 بیٹے گپتا کے دونوں بڑے بیٹوں سے بیاہی جائیں گی، اور کیا مطلب؟ ارون پرساد حیرت کی زیادتی سے کہا تھا۔ مقتول کی بیٹیاں قاتل کے بھائیوں سے؟ مگر میں اس کی حیرت پر تبصرہ کرنے کے بجائے کرن کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جہاں حیرت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، میں نے اس کی رائے معلوم کی، مجھے یہ بات معلوم تھی، اس نے مجھے حیرت زدہ کرتے ہوئے کہا۔ بلکہ اس سے بھی آگے کی بات کہ گپتا سیٹھ نے سنہا کی بیوہ کے لیے ایک بڑی رقم فکس ڈپازٹ میں رکھنے کی بھی بات کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ میری حیرت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کرن یہ بات جانتی تھی، بلکہ حیرت کا اصل سبب یہ تھا کہ میں نے اس آخری ملاقات سے اٹھ کر براہ راست یہاں پہنچا تھا اور کرن مجھ سے پہلے اس کمرے میں موجود تھی۔ تمہارے پاس کوئی موکل وغیرہ ہے جو تمہیں ہر منٹ کی اطلاع دیتے ہیں؟ میں اپنی حیرت پر قابو نہیں پا سکا تھا، اس نے سوال کر دیا۔ میرا موکل وہی تھا جس نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ کرن نے ایک اور انکشاف کر کے مجھے مزید حیرت زدہ کر دیا تھا۔ یہ تجویز تو خود گپتا سیٹھ کی تھی، میں نے اس کے نئے انکشاف کے بعد کہا۔ تجویز انہوں نے پیش کی ہوگی، مگر ان تک یہ تجویز میرے ہی ذریعے پہنچی تھی۔ کرن ایک بار پھر نئے سرے سے سسپینس پھیلا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے تجویز تمہاری بھی نہیں تھی؟ بالکل ٹھیک سمجھے، کرن نے میرے جواب میں کہا۔ یہ تجویز خود سنہا صاحب کی بیگم کی تھی، مگر گپتا سیٹھ تک میں نے اسے اپنی جانب سے پیش کیا تھا۔ کرن کی گفتگو اب میرے برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ تم یہ کہنا چاہ رہی کہ وزیر اعظم سمیت تمام افراد وہاں بیوقوف بن رہے تھے، جبکہ اصل کھیل دوسرا ہی تھا جو تم کھیل رہی تھی؟ میں نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، دونوں باتوں کی اپنی اپنی حیثیت تھی، مگر اصل بات یہ تھی کہ سنہا کی لاش پر ہر شخص اپنی دکان چمکانے کی کوشش کر رہا تھا اور کسی طور اس کی بیوی اور بیٹیوں سے براہ راست رابطہ ہونے نہیں دے رہا تھا۔ شاید ان سب کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ وہ وزیر اعظم اور گپتا سیٹھ کی نظروں میں زیادہ اہم ہو جائیں گے، اس لیے گپتا نے مجھ سے کہا، اور جب میں نے اس سے رابطہ کیا تو بات واضح ہوتی چلی گئی، کیونکہ سنہا کی بیوی ایک پریکٹیکل خاتون ہے اور صورتحال کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ کرن نے بہت واضح طور پر اپنے رول کی وضاحت کی تھی۔ یہ بھی طے ہوا کہ سنہا صاحب مرے ہیں یا نہیں؟ کانتی جو ان باتوں سے زیادہ بور ہو رہا تھا تنگ آ کر بول ہی پڑا۔ ہاں، یہ طے ہو گیا کہ سنہا صاحب نے خودکشی کی ہے۔ میں نے بھی اس کا جواب اس انداز میں دیا تھا۔ دراصل وہ اپنے خلاف ہونے والی تحقیقات سے بہت دل برداشتہ تھے اور اسی مایوسی کی حالت میں انہوں نے یہ حرکت کر ڈالی۔ میں نے اخبار کے لیے جاری ہونے والے متن کا ایک حصہ انہیں بتایا تھا۔ دل برداشتہ ہونے کی خبر کون بتائے گا، بیوی یا؟ کرن بھی ہمارے مذاق میں شریک ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے بیوی بتائے گی، میں نے جواب دیا۔ اب اخبارات میں یہ خبر تو نہیں آ سکتی کہ موصوف کے پاس اتنے بڑے راشی ہونے کے باوجود اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ ہم تینوں اپنی گفتگو میں اس قدر مگن تھے کہ ہماری نظریں ارون پرساد کی جانب اٹھ ہی نہیں سکی، لیکن پھر جب کرن کی نظر اس پر پڑی تو وہ بولی پڑی، خیریت ارون جی، آپ کچھ؟ اسے میں فکر ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم اپنی پوری زندگی جس اولاد کے لیے تمام اچھے برے کام کرتے ہیں، اس کی آسائشوں کا خیال رکھتے ہیں، جب وہی اس طرح کا سلوک کرے تو کوئی مجھے بتائے کہ یہ سب ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ ارون پرساد کی آواز غم سے بوجھل تھی۔ اس واقعے میں اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں آج کل کی اولاد کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا ارون پرساد جی، کرن نے بظاہر اس کے لہجے سے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ جو کچھ ہم اپنی اولادوں کو دے رہے ہیں وہی وہ ہمیں لٹا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہم انہیں اقتدار سے نفرت اور دولت سے محبت کی تعلیم دے رہے ہیں، اب جواب میں ہمیں وہی لٹا رہی ہے۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ ارون پرساد کرن کی گفتگو سے کچھ زیادہ ہی افسردہ ہو گیا تھا۔ یہ دولت سے محبت ہی کا تو نتیجہ ہے کہ میرا اپنا خون آج میرے خلاف گواہیاں دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ارون پرساد افسردہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ویسے ارون پرساد جی، اس پورے واقعے کی پشت پر کہانی کیا ہے؟ میں نے وہ سوال کیا تھا جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں سکندر بھائی، اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ میں بڑی مشکلوں سے خود کو یہ کہنے سے روک سکا تھا کہ اس بات سے مجھ سے زیادہ کون واقف ہوگا کہ آپ کتنے برے آدمی ہیں، مگر اس قتل کے الزام میں مجھے ایک سازش کے تحت پھنسایا جا رہا ہے، اور اس سازش کے پیچھے صرف اور صرف براجہ پرساد کا ہاتھ ہے۔ ارون پرساد کے لہجے میں نفرت اود کر آئی تھی۔ براجہ پرساد، آپ کو تو یاد ہی ہوگا، اس نے مجھ سے اچانک سوال کیا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں ارون پرساد صاحب۔ میرے لہجے میں تلخی اتر آئی تھی جسے ارون پرساد نے محسوس کیا تھا، اور اس لیے اس گفتگو میں چند منٹ کا وقفہ آ گیا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے اعصاب پر اوتا چلا گیا۔ مجھے اس کی فطرت اس وقت ہی سمجھ آنی چاہیے تھی۔ اس نے میری بڑی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، مگر میں یہ سوچ کر کہ بیٹی کی مرضی یہی ہے
तो मुझे ज्यादा तारुज नहीं करना चाहिए। हामी भरी थी। अरुण प्रसाद अपना दुखड़ा दोहरा रहा था, इसलिए तमाम अफराद खामोशी से सुनते रहे। फिर यूं भी इसमें कोई खामी इसलिए नहीं थी कि वो तालीम याफ्ता, शक्ल सूरत भी अच्छी थी और सबसे बढ़कर के मेरी लड़की की पसंद था, और शायद गरीब भी होगा। इस बार किरण ने मुदाखलत की थी। आप ये कह सकते इतना दौलतमंद नहीं था, वरना वो खासे खाते पीते घराने का लड़का था, अरुण प्रसाद ने जवाब दिया। मगर आपने तो एक तरह से लड़के को खरीदा था, यहाँ तक कि शादी के बाद वो आपके घर ही शिफ्ट हो गया था। किरण इसके इन गोशों को बेनकाब कर रही थी जिसे वो छुपाना चाह रहा था। फौरी तौर पर ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि मैंने इसे एक कारोबार करवा दिया था और वो दोनों मियाँ बीवी अलहदा ही रहते थे। मगर जब मेरे अपने बेटे ने अमेरिका से वापस आने से इनकार कर दिया और वहीं आबाद होने का फैसला किया, तो वो दोनों हमारी ही कोठी के नेक्सी में उठाए थे। अरुण प्रसाद ने किरण से इख्तिलाफ किया था, मगर हकीकत तकरीबन वही थी जो किरण ने बयान की थी। उस जमाने में बराजा प्रसाद इतना सादतमंद होता था कि जैसा मैं कहता वही करता था। इसकी ही सादतमंदी देखते हुए मैं इस पर एतमाद करता चला गया। पहले मैंने इसे अपनी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बनाया और आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरे कारोबार पर गिरफ्त मजबूत होती चली गई, जबकि मैं इतना अहमक साबित हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता खुद इसके जाल में फंसता हुआ इसके हाथों बेवकूफ़ बनता रहा। ये वाक़या क्या हुआ जिसमें आपको ट्रैप किया गया? मैंने देखते हुए कि इसकी दास्तान तवील तर होती जा रही है, इसे डिस्टर्ब करते हुए टोका। बराजा प्रसाद के दो चेहरे थे। अरुण प्रसाद ने मौजू से आने से कबल कहा, और जगहों की तरह फैक्ट्री में भी इसका यही चलन था। एक जानिब मजदूरों की हामी कम्युनिस्ट पार्टी का सरगर्म रुकन था और दूसरी जानिब से जो भी मराद रोकनी होती थी इसे मेरे हुक्म से नाफिज करवा देता। यूं बज़ाहिर मजदूरों का हामी भी था और पसे पर्दा इनका सबसे बड़ा मुखालिफ भी। मगर इसी दौरान हमारी पटना वाली फैक्ट्री में एक नया लड़का आया और देखते देखते मजदूरों में इस हद तक मकबूल हो गया कि हमारी पॉकेट यूनियन को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। मगर यहाँ पर भी ये हुआ था कि बराजा प्रसाद ने पसे पर्दा इसकी हमायत की थी, क्योंकि नारायण और नारायण के बाद यूनियन के सदर वगैरह का बराह रास्त मुझसे रब्ता था। अरुण प्रसाद ने तफसीलात से आगाह करते हुए कहा, नई यूनियन को बराजा प्रसाद ने अपने मकासद के इस्तेमाल करना चाहा तो उस लड़के यानी आनंद कुमार ने इसकी बतलाई हुई राह इख्तियार करने से इनकार कर दिया। अरुण प्रसाद यहाँ पहुंचकर रुक गया, जैसे सोच रहा हो कि इसे मजीद कुछ कहना चाहिए नहीं। मगर फिर थोड़ी सी देर के बाद वो किसी फैसले पर पहुंच गया और इसने दोबारा से अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर दी। ये आनंद कुमार मेरी तीसरी बेटी के साथ पढ़ता रहा था और मेरी बेटी ने अपनी बड़ी बहन के जरिए मुझको अपनी पसंद से आगाह भी कर दिया था। मगर बराजा प्रसाद ने मुझे आनंद की कुछ ऐसी खामियां गिनवाई थी कि जैसे ही इसकी माँ ने हमारे या मेरे ही बुलवाए जाने पर आई तो मैंने इसे जलील करके घर से निकलवा दिया। और मैं आपसे अर्ज करूं कि रास्ता भी मुझे इसी कमीने बराजा प्रसाद ने दिखाया था। मगर मेरी इस हरकत का मेरे पूरे घर पर उल्टा असर हुआ। अरुण प्रसाद अपनी गलतियों की खुद ही निशानदेही कर रहा था, इसलिए मजीद कुछ कहना ही बेकार था। बराजा प्रसाद एक जानिब घर वालों के साथ था और दूसरी जानिब मुझे रास्ते से समझा रहा था कि अगर इसका ये राज आनंद समझ गया था, क्योंकि तीसरी जानिब वो आनंद को भी मशवरा दे रहा था। फिर जिस रोज़ आनंद का कत्ल हुआ, इस रोज़ दोपहर में वो मुझसे घर पर उस वक्त मिलने आया जब बराजा प्रसाद घर पर नहीं था। जाहिर है मैं इसकी सूरत देखते आपे से बाहर हो गया और इसे गालियाँ देने के अलावा मैंने इसे कत्ल करवा देने तक की धमकी दी थी। मगर वो एक फाइल देकर चला गया जिसे आप अपना बेटा बनाकर सबसे बड़ा हमदर्द समझ रहे हैं, वही आपकी जड़ें खोदने में मसरूफ है। उस वक्त तो मैंने इसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, मगर इसके जाने के बाद मैंने फाइल पढ़ी तो इसमें ऐसे नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़ थे कि मेरी आंखें खुलती चली गई। बस मैंने बराजा प्रसाद से वजाहत तलब की तो वो उल्टा मुझे आंखें दिखलाने लगा। मैं घर आकर भी इस बात का फैसला भी नहीं कर सका था कि मुझे ये केस पुलिस में देना चाहिए नहीं। अचानक मुझे मेरे कुछ हमदर्दों ने इतला दी कि आनंद कत्ल हो गया है और इसके घर वालों ने इस कत्ल का शुबा मुझ पर जाहिर करते हुए FIR दर्ज करवा दी है। अरुण प्रसाद की दास्तान खत्म हुई तो हम सब अपनी अपनी जगह खामोश बैठे थे। आपने न जाने कितने बरस अपने मजदूरों के बच्चों के हलक से जो निवाले छीन कर अपने बच्चों को खिलाए थे, ये सब इनकी करिश्मा साजी है। मैंने अपने लहजे की तलखी को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। अरुण प्रसाद ने जवाब में अपनी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला, मगर इसके अंदाज से साफ जाहिर था कि इसे मेरी बात से इख्तलाफ नहीं है। मुझे आप लोग इजाज़त दें, मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? इस बार अरुण और कांति दोनों एक साथ बोल उठे। मैं चूँकि वादा कर चुका था इसलिए आ गया, वरना मुझे एक मीटिंग में बहुत ज़रूरी पहुँचना है। मैंने इजाज़त लेने वाले अंदाज में कहा। आप कोई काम कह रहे थे जो मुझसे लेना था। अरुण प्रसाद को वो बात याद रह गई थी जो मैंने इससे कही थी। चले आप मुझे नीचे तक छोड़ आएँ और रास्ते में वो काम भी सुन लीजिएगा, मैं आया ही इस मकसद से था। चलिए। वो भी फ़ौरन तैयार हो गया, मगर हमसे पहले कांति तैयार हो गया। 2 मिनट अगर आप हमें तखली में बात करने दें, लिफ्ट तक तुम अपनी बात कह लेना और वहाँ से आगे।
मैं और अरुण प्रसाद चले जाएंगे। मैंने इसे भी निपटाने का फैसला किया था। किरण भी हमारे साथ ही उठाई थी और पहली किस्त के तौर पर वो अरुण प्रसाद पीछे रह गए थे। अरुण सेठ से मैंने 12 लाख रुपए लिए हैं। इसने सरगोशी के अंदाज में कहा था, 10 लाख आपके नाम पर और 2 लाख मेरे। इसने हिसाब भी बतलाया कि किस मद में कितनी रकम ली गई है। तुम्हारी ही हिमाकत से हम बाल बाल बचे हैं, मैंने इसे मलामत करते हुए कहा था, मगर वो भी एक ढीठ था। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। आप ये भी कह रहे हैं, इसने तंज नहीं किया था, मगर मैं ये समझा जैसे वो मुझे बुजुर्गी का ताना दे रहा हो। बच गए हो ना, इसलिए इतना बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो, मैंने जिसबिज होते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होता सिकंदर भाई, यहाँ कोयले की कान में सबके हाथ काले हैं और सब एक दूसरे से तो क्या खुद अपने साय से भी डरते हैं। वो ठीक कह रहा था। कम अज कम इस कामयाबी के बाद तो इसे ये सब कहने का हक हासिल हो गया था। जो कुछ भी हो, मैंने बहस में हार तो डटाई दिखलाते हुए कहा, तुम आइंदा ऐसा कोई काम बगैर मेरे मशवरे के नहीं करोगे। मेरे हुक्म देने के बावजूद उसने बुरा नहीं माना। आप भी वादा करें कि आइंदा यूं बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करेंगे। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कल दफ्तर आओ, इस पर बात होगी। मैंने लिफ्ट तक पहुंचने के बाद बुलंद आवाज से कहा था, जिसे बकिया अफराद ने भी सुन लिया था। ठीक है, रकम भी वहीं साथ ले आऊंगा। इसने सरगोशी की। नहीं, तुम अपने पास ही रखो, मैं बाद में किसी वक्त ले लूंगा। मैं इस बात से घबरा गया था कि कहीं नमाज बख्शवाते हुए रोजे गले न पड़ जाए, एक अर्ज हमारी भी सुनती जाए। किरण ने मुझे रोकते हुए कहा, फरमाइए। मैंने जवाब दिया, गुप्ता सेठ आपसे मिलना चाहते हैं। इसने गुप्ता की फरमाइश से आगाह किया, तो दफ्तर आ जाए। मुझे हैरत थी कि अब वो क्यों मिलना चाहता है, दफ्तर में नहीं। किरण ने गुप्ता की ख्वाहिश बतलाई। आज तो मुश्किल है, मैंने अपने प्रोग्राम देखते हुए कहा। अभी सिन्हा के घर से होते होते अपने घर जाऊंगा और फिर कपड़े वगैरह तब्दील करके एक मीटिंग और फिर वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म के डिनर और फिर हुसैन रजा साहब की तलबी पर इनके पास और फिर पता नहीं कब वापसी। मैंने अपनी पूरी मसरूफियात बता दी थी। कल तो शायद वो दिल्ली ही ना हो। किरण को शायद गुप्ता से पहले ही अपने प्रोग्राम से आगाह कर चुका था। मुमकिन हो तो रात हमारी तरफ चक्कर लगा लेना, इसने फरमाइश की, मगर मैं कांति अरुण प्रसाद की वजह से कन्नी काट गया। आज तो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नामुमकिन है। और फिर मजीद कहे बगैर लिफ्ट में सवार हो गया। अरुण प्रसाद मेरे साथ था। अरुण प्रसाद जी, आपके यहाँ कितना पुराना रिकॉर्ड मिल सकता है? मैंने लिफ्ट में मौजूद गैर मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी की परवाह किए बगैर कहा। किस तरह का रिकॉर्ड? अरुण प्रसाद ने मेरे सवाल की वजाहत तलब की तो मुझे महसूस हुआ कि मैं जल्दी में अपनी बात की वजाहत नहीं कर सका हूँ। मेरी मुलाद मुलाजमिन वगैरह के रिकॉर्ड से है। वो तो मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, इसने कुछ न समझते हुए कहा। मुझे अपने वालिद के बारे में मालूम करना है। उस वक्त तक हम लिफ्ट से बाहर आ चुके थे। आपके वालिद? इसने एक और सवाल किया। भेरविंद सिंह से मेरा रिश्ता सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने पड़ोसी के मरने के बाद इसके अलावा इस बच्चे को पाला था। मैंने इससे अपने सवाल की वजाहत करते हुए कहा था, आपकी फैक्ट्री से निकलकर हम मूसी यानी भेरविंद सिंह की बेवा के घर गए थे और मैं इन्हें वहाँ छोड़कर यहाँ दिल्ली आ गया क्योंकि इन घर वाले एक मुसलमान को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने अपनी दास्तान का वो हिस्सा दोहराया जिसका एक किरदार कभी खुद अरुण प्रसाद भी रहा था। मगर मुझे अपने ख़ानदान, अपने वालिद या इनके ख़ानदान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं अपने बारे में जानता हूँ ये है कि मेरे वालिद का नाम क्या था। मैंने इसके सामने अपनी पूरी उलझन रख दी थी। आप मुझे अपने वालिद का नाम बता दें और मैं अपने रिकॉर्ड में हर मुमकिन तौर पर तलाश करने की कोशिश करूँगा इनके बारे में क्या मालूम हो सकता है। और अगर हो सके तो एक चक्कर आप खुद लगा लें। बहुत मुमकिन है इनके साथ का कोई आदमी अब भी वहाँ काम कर रहा हो या फिर कुछ पुराने मुलाजिम जब नौकरी छोड़ चुके हैं। इनसे आप और भी बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। अरुण प्रसाद ने अपनी जानिब से मुखलिसाना पेशकश की थी, मगर मैं जानता था कि फिल वक्त मेरे लिए दिल्ली से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन ही है। फिलहाल आप अपना रिकॉर्ड तलाश करके देख लें या कोई उज़्र इज़राई इख्तियार कर सकते हो तो इन्हें भी देख लें और फिर अगर ज़रूरत हुई तो मैं आ जाऊँगा, अपने किसी एतमाद के आदमी को भेज दूँगा। मैंने इसके सुपुर्द काम किया था, अब देखना यह था कि वो इसे कितने बेहतर अंदाज में करता है। रिकॉर्ड से उससे इतना मालूम हो सकता है कि वो हमारी फैक्ट्री में आने से पहले कहाँ काम करते थे या फिर वो कब मुलाजिम हुए, कितना अरसा मुलाजिम रहे वगैरह वगैरह। अरुण प्रसाद पूरी तरह से इस मामले में दिलचस्पी ले रहा था। वो पटना के नहीं थे। मैंने अपनी याददाश्त में मौजूद मौसी की गुफ्तगू को याद करते हुए कहा, तब इनका मुस्तकिल पता इस बात की निशानदेही करेगा कि वो कहाँ के रहने वाले थे। अरुण प्रसाद ने अपना ख्याल जाहिर किया। फिलहाल मैं ये कुछ मालूम करना चाहता हूँ, मैंने गुफ्तगू समेटते हुए कहा। हम बातें करते हुए पार्किंग लॉट तक आ गए थे। वैसे क्या ये मैं पूछ सकता हूँ कि इन तमाम बातों की आज एक अरसा गुजरने के बाद आपको क्या जरूरत पड़ गई? अरुण प्रसाद ने वो सवाल कर दिया था जो इसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मगर वो मुरव्वत में चुप था कि शायद मैं खुद ही इसे कुछ बता दूं। मगर जब मैं गाड़ी का दरवाजा खोल लिया तो वो अपने तजस्सुस पर काबू न पा सका। इसकी जुबान से सवाल उबल ही पड़ा। है एक वजह जिसकी बिना पर मैं आपसे सब बातें कहने पर मजबूर हो गया हूँ। मैंने इसका तजस्सुस बरकरार रखते हुए कहा, कोई लड़की?
ارون پرساد پرانا پاپی تھا اور وہ اصل وجہ کے قریب تر پہنچ گیا تھا. وہ بھی سکتی ہے اور میں نے مسکرات اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا. خیر ہمیں کیا, ہم تو اسے آپ کا نہیں اپنا کام سمجھ کر کریں گے. اس نے ایک بار پھر مجھے یقین دلانے والے انداز میں کہا. میں نے گاڑی سے قلم اور کاغذ نکالا اور اسے ارون پرساد کی جانب بڑھا دیا. میرے والد کا نام سلیم الدین تھا, البتہ فیکٹری کے لوگ یا ان کے ساتھی انہیں سلو کہہ کر بلاتے تھے. میں نے اپنی یادداشت سے زیادہ موسی اور بھیرون سے کی گفتگو کا سہارا لیا تھا. کوئی پرانی تصویر وغیرہ آپ کے پاس اگر ہو تو. اس نے جانے کس موڈ میں سوال کر دیا. ہوتی تو ضرور دیتا. میں نے اسے یہ احساس دلایا کہ اس نے کتنا احمقانہ سوال کیا ہے. میرے والد کا جب انتقال ہوا تھا تب میں شاید 5 سال کا بھی نہیں تھا. اب 5 سال کے بچے کو جو کچھ یاد ہو سکتا ہے وہ مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی میں دیکھ لوں گا, اس نے ایک اور وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا. اور میں آپ کے جواب کا کب تک منتظر رہوں؟ میں نے کار میں بیٹھنے سے پہلے پوچھا. زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر میں پوری معلومات آپ کو بذریعہ ڈاک بھی بھیج دوں گا, اور اگر ہو سکا تو آپ کو فون پر بھی بتا دوں گا. اس کے لہجے میں کافی جوش و خروش تھا. یہ بھی بتا دیجیے گا کہ میرے وہاں آنے کی صورت میں مزید بات آگے بڑھ سکتی ہے یا آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اس مسئلے پر. ارون پرساد نے ایک بار پھر اپنی جانب سے پوری یقین دہانی کی کوشش کی تھی.